अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दो सिचुएशन बनी हुई है। पहला तो यहाँ पे क्या है, लोग सोच रहे हैं भाई मार्केट में मौका है या धोखा है। लोग इसमें कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मार्केट नेगेटिव जा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव हमें दिखा रही थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये मौका दे रही है या फिर हमें धोखा दे रही है कि आ बैल मुझे मार, मतलब हम ग्रीन ग्रीन दिखाएंगे, लोगों के मन में उत्साह बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे और बाद में क्रैश कर जाएगी। तो ये कौन सी सिचुएशन बन सकती है जो ये अभी मार्केट ऊपर जा रही है? तो जो भी आपके कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे दूर होने वाले हैं। आपको समझ में आने वाला है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अभी आपको वेट करना है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप इन पॉइंट को अपने मन में बैठा लेते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, तो आपके जो लॉस है ये होने से बच सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जी दोस्तों, आपके लॉस होने से बच सकते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे ये 15 पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, 15 पॉइंट जो एक बड़े इन्वेस्टर करते हैं और जो मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आपने इसको रखा, इसको ध्यान में रखा, तो जो आप फ्यूचर में बड़े बड़े लॉसेस देखते हैं कि आपका 10 साल बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट के फिर भी आपका नुकसान दिख रहा है, तो ये आपके होने से बच सकते हैं अगर आपने इन 15 पॉइंट को ध्यान में रखा। कौन कौन से पॉइंट है, सारी चीज़ों को हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले मार्केट में देखते हैं कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट यहाँ पे हमें ग्रीन दिखा रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ रहा है, 1%, आधा % ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि अभी जो काफ़ी सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई मार्केट में बड़ा क्राइसिस आ सकता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? देखो, मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे आपका लॉस बच सकता है। हम यहाँ पे देखो, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसका मेन मुद्दा क्या है? उसको प्रॉफिट से मतलब है। अगर आपको प्रॉफिट होना चाहिए भाई, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो करना क्या आपको समझना पहले, ठीक है? समझाते हैं आपको। 15 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है एक करके समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप अभी तक चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ना आपको हर जगह नहीं मिलती, हर जगह पकाऊ वीडियो मिलती है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको वीडियो में क्या वैल्यू मिल रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इन कुछ पॉइंटों की वजह से मुझे काफ़ी सारे फायदे हुए जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जो मैं करता हूँ मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। मेरे लिए तो अच्छा काम करते हैं, आप समझना आपके लिए काम कर सकते नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पे ऑलवेज कीप कैश रिजर्व। आपके पास कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए भाई। मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की 10,000 की क्षमता है, तो आप यहाँ से 8,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो। आप अपने पास कुछ ना कुछ कैश बचा के रखो। मार्केट में मौका मिलता है तो वहाँ पर हमें अपने डिपॉजिट करना, हम वहाँ पे अपने कैश को जमा कर पाएँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी गिरती हुई मार्केट में हमारा यहाँ पे परचेज हो जाएगी। फिर आगे मार्केट जिस तरीके से बाउंस बैक करेगी तो हमारा यहाँ पे रिटर्न अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए हमारे पास कैश रिजर्व में होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ये 15 पॉइंट का यहाँ पे पहला पॉइंट है जो कि मैं सबसे पहले यूज करता हूँ। ऑलवेज कीप कैश रिजर्व, हमारे पास कैश होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट पे। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं इसको करता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। क्या ये डोंट डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म पैसा बनता है। अरे भाई, कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप पैसा रखा है आप उठा के लेके चले जाओगे, या मार्केट है, यहाँ पर आप अगर पैसे से बना के रखते हो ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डोंट डू शॉर्ट ट्रेडिंग वाला यहाँ पे फॉर्मूला अपनाना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना ही नहीं है भाई। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना, उसके लिए अलग फंड है, डेट फंड है, FDs है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट कई सारी स्कीम है, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ये दूसरा पॉइंट है। एंड यहाँ पे तीसरा पॉइंट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर योर गोल। आपको अपना गोल बना के रखना है। अपना गोल आपको याद रखना है कि आप किस लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर आपने अपना गोल को नहीं याद रखा, आपने अपने गोल को अगर भूल गए, तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट भी टूट सकता है। इसीलिए आप जरूरी ये है कि आप अपने गोल को याद रखो कि भाई किस लिए अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करें। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे घर लेना है, या मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे प्रॉपर्टी कोई लेनी है। तो आप इसके लिए अपने गोल्स को याद रखो, ठीक है। अब अपने बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये चौथा पॉइंट है ना, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं इसको छोड़ता ही नहीं, क्योंकि ये जो सेक्टर है, इसी की वजह से, ये जो तरीका है, इसी की वजह से हमारे पोर्टफोलियो बैलेंस होते हैं, ठीक है। देखिए, डाइवर्सिटी अक्रॉस सेक्टर। आपको किसी एक ही सेक्टर में अपने सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ना तो स्मॉल कैप में, ना तो मिड कैप में, ना तो फ्लेक्सी कैप में, और ना ही आपको कमोडिटीज में। मतलब आपको इन सारे कॉम्बिनेशन बना के चलना है। कई सारे सेक्टर में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है।
जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में कितनी भी अनसर्टेनिटी बनी हो लेकिन आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है और यही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे पाता है। ठीक है, अब जो लोग आपको यहाँ पे सपने दिखाते हैं कि भाई ये वाले फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, ये वाले दे सकते हैं, भाई समझो ये दे सकते हैं बट नहीं भी दे सकते, ये समझिए आप। इसीलिए अगर आप डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो आप नहीं बहुत ज़्यादा तो बहुत इतना जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको लॉस होने के चांसेस कम होंगे और आपको जो रिटर्न के मिलने के चांसेस है ये बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। डाइवर्सिटी अक्रॉस सेक्टर, आपको कई सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बनाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं चीजें पता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से मैं करता हूँ मेरे लिए काम करता है वो आपको जानने को मिल सकता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है जो मैं ध्यान रखता हूँ, फोकस ऑन सेक्टर रोटेशन। आपको देखना है कि भाई कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कौन सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ सकता है। अब जैसे कि क्या हुआ, अभी जीएसटी जब कम हुआ तो एफएमसीजी सेक्टर में हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली, तो इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस कर सकते हो। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारा समय तो लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही कठिन होगा, लेकिन नहीं। आप कुछ समय अगर ध्यान देते हो, कुछ मतलब घंटे एक दिन में अगर ध्यान दे देते हो, आने वाले फ्यूचर में जो आपकी ग्रोथ है ये थोड़ा सा बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये नहीं दे सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो छठा पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम अनलिस्टेड आईपीओज, एनएफओज एंड थीमेटिक फंड्स। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नया आईपीओ आ रहा है, नया जो है कि ये एनएफओ आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए जो नए लोग हैं ना, इनको समझना जरूरी होता है कि जो भी एनएफओ आ रहे हैं, जो आईपीओ होते हैं, इनके कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होते। अब भाई अगर कोई एनएफओ का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ हमें पता नहीं, तो जल्दी क्यों मची हुई है, हम बाद में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ एनएफओ आ रहा है, अभी एनएफओ जब क्लोज हो जाएगा तो हम इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अपने पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उस फंड को समझ नहीं पाते, आगे चलकर साल 2 साल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो परेशान हो जाते हैं। हालांकि सारे फंड ऐसे नहीं होते, लेकिन जो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते मार्केट की, उनको जैसे अनलिस्टेड आईपीओस वगैरह से, एनएफओ वगैरह से, थीमेटिक फंड वगैरह से दूर रहना चाहिए। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं तो ऐसी चीज़ों में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये 7वां पॉइंट है ये हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर हम स्टे इन क्वालिटी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, अगर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं या फिर क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पास में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इनकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रही है, डाउन मार्केट में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो अगर ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ध्यान में रखना है। भले ही आज उनके रिटर्न अच्छे नहीं चल रहे हों, लेकिन अगर इनके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर सारी अच्छी इनकी स्ट्रेटजी वगैरह है, तो हमें इनमें बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में कोई फैसला लेना चाहिए। ठीक है, तो जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें हमें बने रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यू एसआईपी ड्यूरिंग करेक्ट मार्केट। यहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं जो लगातार एसआईपी कर रहे हैं, जो नए इन्वेस्टमेंट की भाई बात ही दूसरी है, लेकिन जो लगातार एसआईपी कर रहे हैं वो लोग भी डरने लग जाते हैं कि भाई मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पर एसआईपी हम रोक देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है, जो लोग पैसे निकाल लेते हैं, जो एसआईपी रोक देते हैं। अब जो लोग यहाँ पे बने होते हैं, मान लेते मार्केट यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुई। अब भाई यहाँ पर कोई पैसा निकाला और यहाँ पे जमा किया है तो भाई उसको तो लॉस, ठीक है, उसको तो लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एसआईपी कर दिया, यहाँ पर आपने एसआईपी कर दी, तो डाउन टाइम में ना, मतलब अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पर ही तो हाई पे इन्वेस्ट करता, बट आज अगर लो टाइम बना है, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में मार्केट तो ऊपर जाना ही है, ठीक है, तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट दे सकता है। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसको तो इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, इतना। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो आपको तो इतना प्रॉफिट हो सकता है कम टाइम में। तो यही हमें जान के रखना है कि हम जब भी डाउन मार्केट में या फिर करेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, ठीक है। अब सारा खेल यूनिट का है और यूनिट आगे चल के जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे पैसे ग्रो होते हैं। तो हमें डाउन मार्केट में एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए, हमें और ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब उससे यहाँ पे जो 10वां और 9वां पॉइंट है, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग एंड एंजॉय मार्केट अपॉर्चुनिटी। जी दोस्तों, ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है, लोग मार्केट अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और जो इम्पल्सिव बाइंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए जैसे क्या हुआ था, अभी बिग बिलियन सेल आया था जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, तो यहाँ पर लोग ना
जो चीज़ें उनको ज़रूरत की नहीं थी उनको भी खरीद रहे हैं, और जो उनके बजट के बाहर थे उसको EMI पे खरीद रहे हैं। आजकल तो EMI 0 डाउन पेमेंट पे हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इम्पल्सिव बाइंग करने से बचना चाहिए। मैंने वो कोट पढ़ा था आज से लगभग 8-10 साल पहले कि जिस चीज़ की आपको आज ज़रूरत नहीं है, अगर आप उस चीज़ को खरीद रहे हो तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जो चीज़ें आपकी आज की ज़रूरत की है या फिर फ्यूचर की ज़रूरत की है। तो इसीलिए हमें जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है उनको खरीदने से हमें बचना चाहिए। इम्पल्सिव बाइंग बेकार होती है, ठीक है, आप समझिएगा। पहले अगर आप इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड कर देते हैं तो आपके पास जो भी पैसे बचे हैं आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं, डाउन मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, और आगे आपको ये अच्छा ग्रोथ भी दे सकती है। अब दोस्तों ये वाली पॉइंट तो मेरी काफ़ी फेवरेट है कि इंक्रीज SIP इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सके भाई, अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी SIP को इंक्रीज़ करो हर साल। अगर आप हर साल अपनी SIP को इंक्रीज़ करते हो, जिस तरीके से इन्फ्लेशन 6-7% बढ़ता है, जिस तरीके से आपकी सैलरी लगभग 10% के हिसाब से बढ़ती है हर साल, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट ये भी आपका बढ़ेगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। इसीलिए आपको अपनी SIP को इंक्रीज करना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो सिंपल SIP करो, बट अगर आपके पास पॉसिबल है, क्षमता है इन्वेस्ट करने की, तो करो भाई, क्योंकि ये आगे चल के आपको बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। सारे पॉइंट को मैं इतना छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। दोस्तों जो यहाँ पे 11वां पॉइंट है, ये बाय ETF इन ह्यूज फॉल, ये आपके लिए थोड़ा और बेनिफिट दे सकता है। काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट स्टॉक्स भाई काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि आप किसी एक कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हो। बट जो ETFs होते हैं ये बास्केट होते हैं, आपके टोकरी में कई सारी कंपनीज के स्टॉक होते हैं। तो अगर आप इनको खरीद रहे हो तो आपको मार्केट में उतना ज़्यादा रिस्क होने की संभावना कम होती है जितना कि आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो मैं ये करता हूँ कि भाई अच्छे ETF देखकर वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाय ETF इन ह्यूज फॉल, जब मार्केट फॉल करती है तो वहाँ पे हम ETFs खरीदने की कोशिश करते हैं। आप भी कर सकते हो, आपको फायदा हो सकता है। मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ मैं आपको ही बताने की कोशिश करूँ, मेरे लिए चीज़ें फायदेमंद है। आपके लिए कैसे हो सकती हैं आप कमेंट में बताइएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं इसके लिए, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम करते हैं, ETF खरीदते हैं जब मार्केट में फॉल आती है। और एक चीज़ ये भी है कि बाई ऑन डिप, ये 12वां नंबर है, इसको भी करते हैं। अगर पीछे 2-3 पॉइंट आपने देखा होगा, अगर आप वो भी करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं। आप कुछ अमाउंट अपने पास रखें, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये है, ठीक है, आपने SIP इंक्रीज नहीं किया, आपने और भी किसी तरह इन्वेस्ट नहीं किया, मार्केट में आपने यहाँ पे डीप देखा, आपने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, फ्यूचर में आगे मार्केट जब बढ़ी तो आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो बाई ऑन डीप आपको करना चाहिए, ठीक है, इससे आपकी एवरेजिंग होती है, और एवरेजिंग ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपको अच्छा रिटर्न देने में। ठीक है, तो एवरेजिंग आपको करना चाहिए, बाई ऑन डीप वाला फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो अब 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि आपकी पूरी वीडियो का निचोड़ यही है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में नहीं रखते हो तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छा बेनिफिट नहीं उठा सकते। इन 3 पॉइंट को मैं बहुत ही ध्यान से यूज करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो में हमें ग्रीन चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है? कीप बैलेंस एडवांटेज फंड, आपके अपने पोर्टफोलियो में एक न एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि आपके पैसे बैलेंस रहते हैं, आपके रिस्क बैलेंस रहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है? जैसे आपके इक्विटी का और प्लस यहाँ पे डेट का यहाँ पे एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से आपको जो रिस्क होता है, जो आपके रिटर्न होते हैं, थोड़ा सा बैलेंस तरीके से होते हैं। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड का होना हमारे हिसाब से जरूरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट 14वां पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं करता हूँ और आपको भी शायद करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी स्टॉक्स या कमोडिटी फंड को आपको रखना चाहिए। कमोडिटी फंड जैसे गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर का, और जो कम्युनिटी सेक्टर में होते हैं, यहाँ पर आपके एलोकेशन का लगभग 10 से 15% अगर आप रखते हैं तो आपको ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब जैसे क्या हुआ, पिछले 1 साल से गोल्ड ने अभी तक लगभग 62% के आसपास से 61% के आसपास ग्रोथ दिखा चुका है। सोचिए 1 साल के अंदर में इतना ग्रोथ दिखा चुका, कैसे? ये पास्ट में बता दो, फ्यूचर कोई गारंटी वैसे नहीं होती है, लेकिन पास्ट में किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके लगभग 60% के हिसाब से ग्रो हुए होते 1 साल में ही। तो इसीलिए हमें कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 15वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि अगर आपने इसको नहीं रखा तो आपका किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना बेकार है।
आपके पास पेशेंस नहीं है, मार्केट करेक्ट हुई, मार्केट में आप डरे, फिर आपका नुकसान होने से कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए आपको जरूरी है कि आप पेशेंस रखो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अगर आप पेशेंस से अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आपके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंस वो चीज़ दोस्तों कि आप डाउन मार्केट में ध्यान रख रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे आगे फ्यूचर में ग्रो होंगे। तो अगर आप फ्यूचर को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भाई नुकसान होने से बच सकते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे 15 पॉइंट बताए, इन 15 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन 15 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड की सलाह ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और भी अच्छे रिटर्न मिल जाए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।